देखिए हम लोग लाइट का पोलराइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। लाइट के पोलराइजेशन में जो अभी तक का डिस्कशन हुआ वो तुमको ये बताया कि अगर आप लाइट को किसी खास तरह के सब्सटेंस जिसको हम लोग पोलराइड्स कहते हैं, अगर आप उससे पास करेंगे तो लाइट जब दूसरी तरफ बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक सर्टेन प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। वैसे लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इंटेंसिटी हाफ हो जाता है, और अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट फिर से आगे चल के किसी एनालाइजर से पास होता है तो जो एनालाइजर से निकलने के बाद उसका इंटेंसिटी होता है वो हम लोग लॉ ऑफ मेलस से निकालते हैं, जो तुमको बताता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग थ्रू एनालाइजर इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोलराइजर इनटू cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या था? एंगल था किसके बीच? प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। यहां तक आप कर रखे हैं। एक न्यूमेरिकल हम देते हैं, फिर हम ब्रेवस्टर्स लॉ में आगे बढ़ेंगे। जरा क्वेश्चन देखना ध्यान से, साथ में करेंगे, ठीक है? मान लीजिए आपके पास क्या होगा, मान लीजिए आपके पास तीन पोलराइड ऐसे एक दूसरे के साथ रखा है। यहां पे इसका है प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन, ये बी वाले का प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट वाले के साथ बनाता है 30 डिग्री, और जो सी वाले का प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाला ए के साथ बनाता है 90 डिग्री। अब देखो लाइट इस पे गिरा, मान लो ये जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है जिसका इंटेंसिटी है I0। वो लाइट फिर इसके ऊपर आया, फिर वो लाइट इसके ऊपर आया, फिर लाइट यहां से बाहर आया। तुमको ये बताना है कि सी से जो लाइट बाहर आ रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है, सी के बाद जो लाइट बाहर आ रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है। चलिए आप 1 मिनट के लिए ट्राई कर लें, आपका दिमाग कुछ कह रहा होगा तो तुरंत आंसर दे लीजिए। सोचो सोचो, नहीं हम जो बोले तो पूरा याद होगा तो गलत होगा ही नहीं पहले। अब आप बोलिए क्या बोले थे? हाँ हम बता देंगे हम क्या बोले थे, बता देंगे। हाँ क्या आंसर? जीरो। किस किस का जीरो? देखो तुम बोला, चलो ठीक, कैसे जीरो एक्सप्लेन? सर पहले जो भी स्ट्रेट से पास करेगा, मतलब वो एक बार में ये वाला डायरेक्शन पकड़ चुका है, अब उसके बाद वो 30 डिग्री से पास करेगा तो कुछ बचेगा, लेकिन जितना भी बचेगा वो तो सारा का सारा स्ट्रेट वाला ही रहेगा ना। उसके बाद जब 90 डिग्री से पार होगा तो फिर चले ठीक है, मतलब उसका बोलना ठीक है, आंसर गलत। आगे सुनिए। एक्चुअली आपको पोलराइजर और एनालाइजर हमेशा समझ में आना चाहिए। ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर, और इसका पोलराइजर ए नहीं है, इसका पोलराइजर बी है। क्या बी के साथ 90 बना? तो आंसर जीरो नहीं, ठीक है? अगर यहां से बी को खींच के बाहर निकाल दीजिएगा, अगर यहां से बी को खींच के बाहर निकाल दीजिएगा तो ए पोलराइजर सी एनालाइजर हो जाएगा, उस समय आंसर जीरो। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ क्वेश्चन देने के पीछे का लॉजिक भी वैसा ही है जैसा कि आप समझ पा रहे हो। अभी पहली बार जब I0 अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदला तो क्या यहाँ हाफ हो गया? मान लो यहाँ से निकला लाइट, उसका इंटेंसिटी I1 है, तो I1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू उसका स्क्वायर कर दिए तो 3/4। तो क्या हमारे I1 का वैल्यू हो गया 3I0/8, ठीक है? अब ये सोचो कि ये पोलराइजर ये एनालाइजर है, तो ये जो पोलराइजर है क्या उसका ये एंगल 60 डिग्री है? आप यहां से लाइट जो निकला उसको I2 मानिए, I2 इज इक्वल्स टू I1 इनटू cos स्क्वायर 60। ओके, I1 का वैल्यू हो गया 3I0/8 और cos 60 का वैल्यू 1/4, 2 का स्क्वायर।
So your answer is I2 is equals to actually 3 I naught by 32, 3 I naught by 32, ये तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसके बारे में आप लाइट के निकलने का बात कर रहे हैं उसका पोलराइजर कौन। सी का पोलराइजर ए नहीं है कि आप आंसर 90 के लिए बेसिस पे 0 बोल रहे हैं। सी का पोलराइजर कौन है? बी। बी का पोलराइजर ए। ठीक है, बी को निकाल दिया जाए तो ए पोलराइजर सी एनालाइजर होगा, उस समय तुम्हारा आंसर 90 के बेसिस पे 0 सही, करेक्ट है। ऐसे चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या है समझिएगा। देखिए हम आपके सामने दो पोलराइजर एनालाइजर ऐसे करके दो पोलराइड दिखा रहे हैं। ये हमारा दो पोलराइड है, ये मेरे पास पोलराइजर है जिसका प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन हम आपको दिखा रहे हैं, और ये मेरे पास ये पोलराइजर है, पी लगा देते, और ये मेरा एनालाइजर है जो पोलराइजर के साथ थीटा एंगल बना के प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन दिखा रहा है, थीटा। अगर हम एनालाइजर को घुमाएंगे पूरा 360 डिग्री, अगर हम एनालाइजर को 0 डिग्री थीटा इक्वल्स टू 0 से घुमा के 360 डिग्री तक पूरा घुमाएंगे तो जो लाइट यहां से बाहर आएगा उसका इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगा। अगर यहां पे है मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट जिसका इंटेंसिटी I नॉट है, तो जो लाइट I यहां आएगा उसका थीटा के साथ फंक्शन निकालना है, फंक्शन ऑफ थीटा मतलब ग्राफ बनाना है I और थीटा की। बोलो, सोच के बोलो, अगर हम उसका I को अगर हम थीटा के साथ प्लॉट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को थीटा के साथ बनाना। बोलो जी बोलो। तो 4 बार पहले तो 0 होगा वो, अब बना दी, उसके बाद जैसे जैसे cos का वैल्यू आता जाएगा वैसे तो बोल रहे यार cos स्क्वायर में जैसा बनाइए, सिंपल cos स्क्वायर की तरह बनाइए। जब मेरा थीटा 0 है तो मैक्सिमम दिखाइए, जब मेरा थीटा 90 हुआ तो मिनिमम 0 दिखाइए, फिर मैक्सिमम दिखाइए, फिर 0 दिखाइए, फिर मैक्सिमम दिखाइए, 0 दिखाइए, मैक्सिमम दिखाइए, 0 दिखाइए। बोलो सही है? यहाँ 180 हो गया, ये 270 हो गया, फिर ये 360 हो गया एंड सो ऑन। ये लगातार ऐसे चल रहा है, करेक्ट है? अब बताओ ये कितना है? I नॉट है, I नॉट बाई 2 है, क्या है? I नॉट बाई 2 है, I नॉट बाई 2 है, ये I नॉट नहीं, क्योंकि I नॉट बाई 2 ही उसके ऊपर गिर रहा, करेक्ट ना? I नॉट बाई 2 यहां का इंटेंसिटी आप I नॉट दिखा दिए अनपोलराइज्ड लाइट, तो पहली बार प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिकम्स हाफ। अब यही हाफ के बेसिस पे cos स्क्वायर थीटा फॉलो करेंगे, करेक्ट है? नोट करो इसको। हो गया?
गया सभी का? नेक्स्ट हम लोग के पास डिस्कशन है ब्रेवस्टर्स लॉ। थोड़ा इसके बारे में पहले सीखा है। ये कुछ और नहीं है, ये एक्चुअली तुमको बताता है पोलराइजेशन का एक अलग से मेथड। पोलराइजेशन ऑफ लाइट by using रिफ्लेक्शन। लाइट के रिफ्लेक्शन का यूज करके अगर आप चाहेंगे तो अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए होता है, मान लीजिए जैसे आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है कुछ ऐसा, लाइट इसके ऊपर गिरा, जब ये सरफेस के ऊपर लाइट गिरा तो उस समय हमारा लाइट था अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट। इंसिडेंट लाइट अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का एक बेहतरीन सिंबल यहां हम यूज कर रहे हैं, उसको जरा गौर करना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे ऐसे एरो में दिखा रहे हैं और साथ में ये डॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट समझ में आया, एक तुमको एरो में दिखाई दे रहा है और एक है डॉट के फॉर्म में परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट इज सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। जब लाइट यहां गिरा तो लाइट का कुछ हिस्सा सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड पोर्शन, और कुछ हिस्सा सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्टेड पोर्शन। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। एक सर्टेन एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक सर्टेन एंगल आएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से अगर ये आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, लेकिन रिफ्रैक्टिंग एंगल अलग होगा कुछ। करेक्ट है? अब थोड़ा समझना, ऊपर वाले मीडियम में इंसिडेंट रे है इसलिए इसको फर्स्ट मीडियम म्यू1 और इसको कहते हैं म्यू2। आप अगर जिस सोर्स से लाइट निकल रहा है, अगर आप उस सोर्स को ऊपर नीचे करेंगे तो जो सोर्स से निकलने वाला लाइट है अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो आई बदलेगा। आई बदलेगा तो क्या मेरे रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल भी तो बदलेगा ना। इस आई के बदलने से ये आई बदलेगा, ये आर बदलेगा। एक सर्टेन आई पे आप देखिएगा ऐसा कि रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट के ऊपर हो गया है परपेंडिकुलर। आप ऊपर नीचे ये टॉर्च को ऊपर नीचे कर रहे हैं, आई बदल रहा है, तो एक सर्टेन एंगल आई का ऐसा भी आपको मिल जाएगा जहां रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम्स परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। बात उसी समय करना है जब आपका रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट बिकम्स 90। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड। देख रहे हो, केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड। दिस इज द मेथड फॉर पोलराइजेशन बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन। सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट 90 हो जाए, रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब आइए ब्रेवस्टर्स लॉ क्या कहता है। ब्रेवस्टर्स लॉ का कहना है, ये सब हम अभी लिखाएंगे, हड़बड़ाएंगे आप। ब्रेवस्टर्स लॉ का कहना है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन will be equals to refractive index of second medium with respect to first medium। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको ब्रेवस्टर्स लॉ तक ले गए। सबसे पहले हम लोग ये सीखे कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट को अगर किसी मीडियम के सरफेस पे गिराएंगे तो लाइट का दो हिस्सा हो जाएगा, एक रिफ्लेक्टेड एक रिफ्रैक्टेड। ठीक है, उनके बीच कोई भी एंगल होगा, लेकिन एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट 90 होगा, उसी समय रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। करेक्ट। उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, और उसी एंगल ऑफ पोलराइजेशन का जो tan थीटा वैल्यू है वो mu2 by mu1 है। दिस इज ब्रेवस्टर्स लॉ। कोई दिक्कत? फिगर बनाने का जगह छोड़ो, नीचे स्टेटमेंट।
लिखो, when unpolarized light, when unpolarized light incident on surface of any medium then some part of light will be reflected and some part will be refracted. Some part will be refracted. First stop. उसी में आगे लिखना. For certain angle of incidence, comma, reflected light is perpendicular on refracted light. Reflected light is perpendicular on refracted light. Full stop. At this instant, reflected light becomes plain polarized light. Reflected light becomes plain polarized light. ठीक है? Full stop. उसी में आगे लिखना. Such an angle of incidence for which reflected light is perpendicular on refracted light. Reflected light is perpendicular on refracted light, and reflected light becomes plain polarized light. Reflected light becomes plain polarized light, comma, is known as angle of polarization. ब्रैकेट में लिख लेना I suffix P, small I suffix P. ठीक है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन अलग से लिखो, नाम लिखो ब्रेवस्टर्स लॉ. ब्रेवस्टर्स लॉ लिखना, इसमें डायरेक्ट लिखे. ब्रेवस्टर्स लॉ में लिखना, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ tangent of angle of polarization will be equals to refractive index of second medium with respect to first medium. Refractive index of second medium with respect to first medium. Refractive index of second medium with respect to first medium. ठीक है? वहां पे एक लाइन में इसको लिख लीजिएगा ना, tan IP equals to mu2 by mu1. ऊपर जो डेफिनेशन उसका मीनिंग यही है, tan IP equals to mu2 by mu1. ठीक है? अब इसका प्रूफ आता है, उस प्रूफ को देखो जरा ध्यान. देखिए, प्रूफ में हम इसी फिगर का यूज कर लेते हैं. हाँ, देखिए, मान लो जैसे आपके पास इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड है, इस पॉइंट को A कह दिए,
ये पॉइंट बी है, यहाँ वाला पॉइंट सी कहलाया और इसको हम लोग डी कहते हैं। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ पोलराइजेशन के लिए खास बात करते हैं, फॉर एंगल ऑफ पोलराइजेशन, आप एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी पे बात करते हैं, आई सफिक्स पी पे बात करते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है परपेंडिकुलर है रिफ्रैक्टेड के ऊपर, सही है ना? इसका मतलब एंगल एबीसी और एंगल सीबीडी इन दोनों का सम 90 होगा। गौर करो यार, ए बी सी और सीबीडी इन दोनों का सम 90 होना है। कोई देख के बताओ एंगल एबीसी क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस आईपी, और सीबीडी को लिख सकते हैं 90 माइनस आर। तो एंगल एबीसी हो गया 90 माइनस आईपी और अगला हो गया है 90 माइनस आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 90। 90 कैंसिल हो गया, तो जहां आप आर देख रहे हो क्या हम उसको 90 माइनस आईपी लिख सकते हैं? मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 90 माइनस आईपी, करेक्ट? आगे देखो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ तुमको ये बताता है कि sin i by sin r is equals to mu 2 by mu 1। तो हम लिख सकते हैं sin of ip by sin r की जगह पे लिख सकते हैं 90 minus ip is equals to mu 2 by mu 1। सही है? नाउ ऊपर है हम लोग के पास sin of ip और नीचे है cos ip, सही है ना? is equals to mu 2 by mu 1। नहीं समझा? अरे sin 90 minus theta is cos theta, sin 90 minus theta is cos theta, हो गया ना उधर? that tan ip is equals to mu 2 by mu 1, that tan ip is equals to mu 2 by mu 1 which is Brewster's law, correct? नोट करो यार, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो अच्छे से। क्या देखिए, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, समझिएगा बातों को ध्यान से। मान लो जैसे तुम्हारे पास इस तरह का एक एपर्चर, अगर आप रे ऑप्टिक्स कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो लाइट इस पूरे रीजन में होगा ना, ठीक है? लाइट इस पूरे रीजन में होगा, यहां से यहां तक के विड्थ को मान लो डी मान लेते हैं। अब आओ आगे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, जैसे जब ये वेव यहाँ पहुंचेगा, जब ये वेव यहाँ पहुंचेगा, वेव फ्रंट की तरफ सोचिए, तो वेव फ्रंट के हिसाब से यहाँ हर एक पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। चलो इसको पकड़ते हैं बीच वाला, क्या इसके हिसाब से इस तरह से वेवलेट्स बनेगा? अगर आप इन वेवलेट्स के परपेंडिकुलर चलिएगा तो आप ये पाइएगा कि हाँ भाई लाइट ऐसे भी चल सकता है, करेक्ट है? जो जो बोल रहे हो ध्यान से समझते जाना। अभी हम तुम्हारे पास दो स्पॉट बनाते हैं, दो डॉट, दो पोजीशन बताते हैं। ये पोजीशन है P1 और ये पोजीशन है P2, P1 एंड P2। आप सोच के बताइए किस पोजीशन पे लाइट रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों से पाया जाएगा? P1 और P2 में कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां लाइट वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों से मिलेगा, और कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां किसी एक थ्योरी से लाइट मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा? P1 पे दोनों से मिलेगा और P2 पे कौन सा? एक वेव ऑप्टिक्स से मिलेगा, रे ऑप्टिक्स से नहीं मिलेगा। P1 पे लाइट अगर आपको मिल रहा है तो वो वेव ऑप्टिक्स के कारण है, रे ऑप्टिक्स के कारण नहीं, सही है? लेकिन P2 पे जो लाइट मिल रहा है वो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों के थ्योरी में आता है, करेक्ट है? ऐसा ही आपको दिख रहा होगा, एक पॉइंट आपको जरूर दिख रहा है जहां के बाद आप इन दोनों में, हाँ बोलो बोलो, आप उल्टा बोलती है, कोई बात नहीं। P1 पे जो लाइट है, अच्छा हाँ
तो ठीक, हम हर तरीके से अपना गलती मानने के लिए एकदम खड़े, ठीक है। हाथ गलत रख दिए फिर मान लीजिए P1 हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लाइट है ना, दोनों थ्योरी से है, वेव ऑप्टिक्स एज वेल एज रे ऑप्टिक्स, और P2 पे वेव ऑप्टिक्स से, करेक्ट। मतलब तुम इस रेड लाइन को देखो, रेड लाइन के लेफ्ट में अगर कोई पॉइंट है तो वहां वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों एप्लीकेबल है, लेकिन रेड लाइन के बाद आपको कुछ पॉइंट्स ऐसा मिल सकता है जहां रे ऑप्टिक्स एप्लीकेबल नहीं है, वेव ऑप्टिक्स एप्लीकेबल है। ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों इक्वली एप्लीकेबल होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। दैट मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स आर इक्वली एप्लीकेबल, किसी को भी लगाओ आपका काम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। आप इसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसा होगा जहां आप रे ऑप्टिक्स से आंसर नहीं ला सकते, आपको वहां वे भी लगाना है, लेकिन इसके पहले आपको ऐसा पॉइंट्स मिल रहा है जहां वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों इक्वली एप्लीकेबल है। लॉजिक समझ में आया? इसको फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो आपको यहाँ एंगल दिख रहा है ना, ये हमारे फ्रिंज का एंगुलर विड्थ होता है, फ्रिंज का एंगुलर विड्थ। तो हम लोग यहाँ पे थीटा को लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये d है तो ये d आएगा d by zf, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपको याद है बीटा बाय लैम्डा, नहीं बीटा बाय लैम्डा नहीं, बीटा बाय कैपिटल D। एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है बीटा बाय कैपिटल D, ठीक है। ये देखो ना, मान लो ये पीछे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ पे बना है हम लोग का एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा। तो अब यहाँ पे बीटा बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू d बाय z ऑफ फ्रेस्नेल डिस्टेंस f है, बीटा का वैल्यू लैम्डा d बाय d, करेक्ट, और नीचे d, एंड दैट इज इक्वल्स टू d बाय zf। ये d और d कैंसिल, लैम्डा बाय स्मॉल d इज इक्वल्स टू d बाय zf, सो फ्रेस्नेल डिस्टेंस zf इज इक्वल्स टू d स्क्वायर बाय लैम्डा। ये आपका फ्रेस्नेल डिस्टेंस, ठीक है। फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स बोथ आर इक्वली एप्लीकेबल, ठीक है। लिख लो एक लाइन का डेफिनेशन, उसके बाद नोट करना, या नोट कर रहा है तो नीचे एक लाइन, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस up to which wave optics and ray optics are equally applicable, wave optics and ray optics are equally applicable, comma is known as Fresnel distance, is known as Fresnel distance। चलो नोट कर लो इसको अच्छे से। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो जरा ध्यान से। Doppler's effect of light, देखो हम लोग अर्थ पे बैठे बैठे ये पता करते रहते हैं कि कोई स्टार हम लोग की तरफ आ रहा है या हम लोग से दूर जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। कोई वहां जाके मेजरमेंट करता नहीं है, तो इसके पीछे का लॉजिक जो है वो डॉपलर्स इफेक्ट रखा गया। समझिए, आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए। मान लीजिए हम लोग अर्थ पे बैठे हैं और किसी स्टार का जो लाइट हम लोग तक पहुंच रहा है उसका फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसको पहले ना साउंड में आप समझिए। मान लीजिए आप खड़े और कोई बाइक राइडर आपकी तरफ हॉर्न लगातार बजाते हुए आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, वो बाइक राइडर साउंड का सोर्स है, आपकी तरफ आ रहा है, तो आप जो उसका फ्रीक्वेंसी सुनिएगा वो उसके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। तुम्हारी तरफ अगर आ रहा है तो तुम ज्यादा सुनोगे, और अगर तुमसे दूर जा रहा है तो कम सुनोगे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनोगे, कम सुनोगे, ठीक है।
ऐसा फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग होता है उसको हम लोग एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर कोई बाइक राइडर या सोर्स तुम्हारी तरफ आ रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा एक्चुअल से, और अगर तुमसे दूर जा रहा है तो कम सुनाई देगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी चीज को साउंड में लगाया, सॉरी लाइट में लगाया। मान लीजिए हम लोग अर्थ पे हैं, हम लोग एक ऑब्जर्वर है और एक स्टार है जो लाइट का सोर्स है, जैसे यहाँ बाइक राइडर था वैसे स्टार। अगर वो स्टार हमारी तरफ आ रहा होगा तो हम जो उसका लाइट रिसीव करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, बढ़ेगा, समय के साथ बढ़ेगा। आज मेजर करेंगे कुछ होगा, फिर 15-20 दिन के बाद मेजर करेंगे, 1 महीना बाद मेजर करेंगे तो कुछ और आएगा। अब जो और आएगा अगर वो आज के मेजरमेंट से ज्यादा है इसका मतलब वो हमारी तरफ आ रहा है। वो आज नहीं पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे कि उसको कैसे मतलब ये हो रहा है, ठीक, मेजर करना हुआ। और अगर उसका मेजरमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर कम आ गया तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो हम लोग से दूर जा रहा है, करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप ऐसे समझिए, ठीक है। मान लीजिए यह हमारा प्लैनेट है अर्थ और कोई एक डिस्टेंट स्टार है 1 मान लो, वो हमारी तरफ आ रहा है विद सम वेलोसिटी, तो इसका जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आप रिसीव करेंगे वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टा होता है, हाँ? तो अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो एपरेंट वेवलेंथ एक्चुअल वेवलेंथ से कम है, समझे। इसी तरह अभी मान लीजिए जैसे हमारे पास एक स्टार है, स्टार 2 है, और वो क्या कर रहा है, इस प्लैनेट से दूर जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो इसकी वजह से जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होगा या एपरेंट वेवलेंथ एक्चुअल वेवलेंथ से ज्यादा होगा। क्लियर। जब आप इसका पूरा का पूरा डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पे डेरिवेशन करते हैं, देन इट कम्स टू बी फॉर मोशन ऑफ स्टार, change in wavelength by actual wavelength is equals to velocity of star divided by speed of light, velocity of star divided by speed of light, ठीक है, velocity of star divided by speed of light। अब change in wavelength लिखने का मतलब है, change in wavelength लिखने का मतलब है final wavelength minus initial, और नीचे होगा इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं यहां, ठीक। अब जरा समझना वेवलेंथ में हमारे पास पूरा विजिबल रिजल्ट आपके पास है, विबग्योर है, इसमें 2 कलर पे बात होगा, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। रेड बताता है हायर वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ बढ़ा तो उसको हम लोग रेड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, और अगर वेवलेंथ घटा तो उसको हम लोग ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं। 2 शिफ्ट हम आपके सामने रखते हैं। पहला है हम लोग के पास रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब है कि लैम्डा इंक्रीजेस, मतलब फाइनल वेवलेंथ इज ग्रेटर देन इनिशियल वेवलेंथ, इसका मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो बताओ स्टार 1 है या स्टार 2? स्टार 2 है, स्टार 2 है, मतलब दैट स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। समझ में आया? स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तुमसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन सुनो, एकदम मजा आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुनना, द 6563 एंगस्ट्रम, मतलब 6563 एंगस्ट्रम हाइड्रोजन अल्फा लाइन, इससे कोई काम नहीं है, बस बोला गया क्योंकि स्टार हमेशा हाइड्रोजन गैस के कारण है ना लाइन इमिट करता है, इसलिए हाइड्रोजन अल्फा लाइन बोला गया, ठीक है। 6563 angstrom line emitted by hydrogen in a star is found to be red shifted by 15 angstrom. Red shifted, एक बात पता चल गया कि वो स्टार हमसे दूर जा रहा है by 15 angstrom। बताओ ये 15 angstrom क्या है? वो डेल लैम्डा है,
वो एक्चुअली डेल लैम्डा है। रेड शिफ्टेड बाय 59 डेल लैम्डा, एक्चुअल लैम्डा दे दिया 6563। तुमसे पूछा एस्टिमेट द स्पीड ऑफ स्टार, भी निकालना, सी जानते हो, समझ गए, भी निकालना सी आता है। पुट करो, तुमको पता भी चल गया, नाम जैसे यहाँ रेड शिफ्ट, तुमको पता चलेगा दूर जा रहा है, ठीक है। अब इसी का रिवर्स कर लेते हैं। दूसरा है आपके पास ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का मतलब हो गया हम लोग का वेवलेंथ डिफरेंसेस, ओके। लैम्डा फाइनल इज लेस देन लैम्डा इनिशियल, मतलब फ्रीक्वेंसी फाइनल, या फ्रीक्वेंसी फाइनल इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी इनिशियल। तो ये केस कौन है, स्टार 1 का, करेक्ट। दैट स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, वो अर्थ की तरफ, क्लियर। तो जो भी क्वेश्चन होगा आगे डॉपलर इफेक्ट का, इतना याद रखिएगा आप, नोट करो अच्छे से।